नमस्कार दोस्तों, 2 दिन के बाद में अपनी मुलाकात हो रही है और जैसा कि आप सभी को पता था कि सभी छात्र भी जो संस्कृत शिक्षा विभाग का फर्स्ट ग्रेड का पेपर था उसमें व्यस्त थे और मैं भी छुट्टी आ गई थी तो घर पे चला गया था। इस वजह से अपन क्लास नहीं ले पाए और उसके बाद में आज अपनी तीसरी क्लास होने जा रही है। पहली क्लास अपने रस निष्पत्ति सूत्र में जो उस सूत्र के व्याख्या कर रहे हैं भट्ट-लोलट उनकी ली थी, दूसरी क्लास शंकु की ली थी और उनसे आगे बढ़ते हुए आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो तीसरा टॉपिक है। जो तीसरे व्याख्या कर रहे हैं आचार्य भट्ट नायक, उनके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। भट्ट नायक, जैसा कि अपन ने शुरुआत से ही देखा है कि किसी भी सिद्धांत के बाद में कोई अगर दूसरा सिद्धांत आता है तो वो उस सिद्धांत की कमियों के उपरांत आता है, उन कमियों की पूर्ति करने के लिए सिद्धांत आता है। तो जो दूसरा सिद्धांत था वहां तक जो स्थिति थी सहृदय की, रस की जो निष्पत्ति है वो स्थिति है, वो स्थिति अभी तक अनुकार्य अनुकर्ता वहां तक चल रही थी। हालांकि शंकुक ने कुछ उसका निराकरण किया है और उन्होंने गौण रूप से सहृदय की स्थिति, सहृदय पर रस की स्थिति मानी थी। अब जो तीसरे व्याख्या कर रहे हैं भट्ट नायक, इनका जो सबसे बड़ी देन रही है वो सबसे बड़ी देन ये रही कि इन्होंने रस निष्पत्ति सूत्र में जो रस की स्थिति मानी है वो स्थिति मूल रूप से सहृदय में मानी है। हालांकि स्थायी भाव इन्होंने भी सहृदय में माना है। तीनों जो पूर्ववर्ती आचार्य रहे, भट्ट लोलट, शंकुक और भट्ट नायक, तीनों ने जो स्थायी भाव है उसकी स्थिति तो सहृदय में मानी है, लेकिन जो रस की मूल स्थिति है उसको लेकर तीनों के विचार अलग अलग थे। और यहीं पर से अपना पहला प्रश्न उठ जाता है कि कौन सा जो आचार्य वो किस पर रस की स्थिति मानता है। तो इन्होंने रस की स्थिति मूल स्थिति सहृदय में मानी है और सहृदय के साथ अनुकार्य अनुकर्ता में भी मानी है, यानी कि इन्होंने तीनों स्थानों पर, तीनों जगहों पर सहृदय में, अनुकार्य में और अनुकर्ता में रस की स्थिति मानी है। हालांकि इन्होंने सबसे ज्यादा जो रस की स्थिति मानी है वो सहृदय में मानी है। दूसरी बात, इन्होंने जो अपने सूत्र में या अपनी जो व्याख्या है, इस व्याख्या में जो प्रमुख बात आई है इनके में वो आई है साधारणीकरण की। इन्होंने जो साधारणीकरण की अवधारणा है उस अवधारणा को इस काव्य शास्त्र में ये लाने वाले यही रहे और इसी अवधारणा पर, साधारणीकरण की अवधारणा से ही रस निष्पत्ति को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। और साधारणीकरण रस की जो स्थिति है या रस की जो निष्पत्ति है वो होने से पूर्व की अवस्था है, उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो इस प्रकार से आज अपन इनका अध्ययन करते हैं। तो इन्होंने इनके जो ये है, ये सांख्य दर्शन से प्रभावित रहे हैं। अगर पहली बार देखा जाए तो अपने जो भट्ट लोलट थे वो मीमांसा दर्शन से संबंधित थे, जो शंकुक आए हैं वो न्याय दर्शन से संबंधित थे और तीसरे अपने जो व्याख्याकार आए हैं वो सांख्य दर्शन से प्रभावित रहे हैं। इन्होंने रस जो निष्पत्ति, जो रस सूत्र है उसमें निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति माना है और जो सहयोग संबंध है उसका अर्थ भोज्य भोजक माना है। ये जो अपने प्रमुख बातें हैं अपने कोर्स में आने वाली, इनमें सबसे प्रमुख बात यही है कि इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति माना है। संयोग का अर्थ या संयोग का संबंध भोज्य भोजक माना है। अभी तक जो अपने व्याख्याकार आए हैं जैसे भट्ट लोलट है, शंकुक है, वो मानते रहे और खुद भरत मुनि जी हैं जो दूसरी सदी ईस्वी पूर्व के आचार्य रहे, रस सिद्धांत के
प्रतिपादक भी उन्हीं को माना जाता है। तो उन्होंने जो निष्पत्ति का अर्थ अलग अलग माना है। कुछ बटरलोट ने उत्पत्ति माना है, शंकुक ने अनुमिति माना है, और उन्होंने निष्पत्ति माना है। तो इनका मानना है भट्टनायक के अनुसार रस की न तो निष्पत्ति होती है न उत्पत्ति, और न ही अनुमिति होती है। रस की तो केवल भुक्ति होती है, और इनके जो भुक्ति है उस भुक्ति का अर्थ रस का भोग से लिया है इन्होंने, कि रस की, भट्टनायक ने जो मानी है कि रस की ना तो निष्पत्ति होती है, ना रस की उत्पत्ति होती है, और ना ही रस की अनुमिति होती है। यानी इन्होंने इनसे पूर्व के तीनों आचार्यों के मतों का खंडन किया है, और अपना जो मत है कि रस की तो केवल भुक्ति होती है वो इन्होंने यहाँ पर लिया है, और इनका जो संबंध है वो भोज्य भोजक संबंध इन्होंने माना है। यहाँ पर भोजक रस है और भोजक विभवादि है। आचार्य, जैसे कि अपन पहले बात कर चुके हैं कि जो भट्टनायक जी हैं, इन्होंने, इस भट्टनायक ने रस सिद्धांत में, इस सूत्र में व्याख्या करते समय अपना सबसे महत्वपूर्ण जो अपना शब्द दिया है वो है साधारणीकरण, और इसी शब्द की वजह से इनका जो सिद्धांत है ये बहुत महत्व रखता है। आचार्य भट्टनायक के अनुसार रस की स्थिति तीनों जगह मानी है इन्होंने, सहृदय में मानी है, अनुकार्य में मानी है, और अनुकार्यता में मानी है। स्थिति सहृदय, अनुकर्ता व अनुकार्य में मानी है। हालांकि सबसे अधिक रस स्थिति सहृदय में मानी है। जो अब तक सहृदय की जो स्थिति थी उसका पूर्णतः, उसकी समस्या का पूर्णतः निराकरण नहीं हो पाया था, क्योंकि इनसे पहले शंकुक ने हालांकि मानी थी, लेकिन गौण रूप से रस की स्थिति इसमें मानी थी। तो उनको सबको निराकरण करते हुए जो भट्टनायक जी है, इन्होंने रस की जो मूल स्थिति है वो सहृदय में मानी है, और सबसे अधिक स्थिति मानी है। इसलिए इन्होंने जो अपना इस सिद्धांत है, इस सिद्धांत में साधारणीकरण की अवधारणा के द्वारा इस स्थिति को समझाया है। और ये जो साधारणीकरण की अवधारणा है, इसी साधारणीकरण की अवधारणा के कारण आज भी जो भारतीय रस शास्त्र है, उस सूत्र है रस शास्त्र, उसका जो मूल बिंदु है वो केवल साधारणीकरण बना हुआ है। भट्टनायक के विचारों का सबसे अधिक महत्व
इसलिए है कि इन्होंने अपने सिद्धांत के माध्यम से साधारणीकरण की अवधारणा को व्याख्यायित किया है। और आज भी भारतीय जो काव्य शास्त्र है उसका जो मूल बिंदु है, रसास्वादन का जो मूल अवधारणा है वो साधारणीकरण की अवधारणा बनी हुई है। आज भी भारतीय काव्य शास्त्र में साधारणीकरण रसास्वादन का केंद्रीय बिंदु माना जाता है। इनका मूल बिंदु है साधारणीकरण को भारतीय रसास्वादन प्रक्रिया का केंद्रीय बिंदु माना जाता है, और इसी के आधार पर जो प्रवृत्ति जितने भी आचार्य समीक्षक हुए हैं उन्होंने सबने इनका साधारणीकरण शब्द का उपयोग किया है, और यहीं से जो साधारणीकरण शब्द के प्रयोक्ता हैं वो भट्टनायक जी हो जाते हैं। दूसरी बात, इन्होंने रस को ब्रह्मानंद सहोदर और वेदांतर स्पर्श शून्य माना है। ब्रह्मानंद सहोदर का मतलब होता है कि ब्रह्म के आनंद के समान जिस आनंद की जो आनंद होता है वही आनंद रस कहलाता है। और वेदांतर स्पर्श शून्य, वेदों के स्पर्श के समान शून्य है, यानी जिस रस को प्राप्त करने के बाद में आदमी इस संसार के राग द्वेष से मुक्त हो जाता है और अलौकिक आनंद को प्राप्त करना है, ऐसा मानना है भट्टनायक का। इन्होंने रस को ब्रह्मानंद सहोदर तथा वेदांतर स्पर्श शून्य माना है। हालांकि यह भी एक प्रश्न उठता है कि ब्रह्मानंद और ब्रह्मानंद सहोदर में क्या अंतर है, तो थोड़ी सी मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि ब्रह्मानंद तो भक्ति में जो लोग डूबे होते हैं, जो साधक होते हैं, उनको मिलता है, और एक बार ब्रह्मानंद जो इसको प्राप्त हो जाता है वो इस संसार के राग द्वेष के बंधनों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। यानी ब्रह्मानंद का जो आनंद है वो रस आनंद स्थायी होता है, जबकि जो ब्रह्मानंद सहोदर है, ब्रह्मानंद के समान जो आनंद है वो आनंद अस्थायी होता है, और जब तक व्यक्ति को रस मिलता रहता है तब तक वो आनंद है, और जैसे ही वो उस स्थिति से रसा अवस्था से दूर हटता है तो वापस से वो सामान्य व्यक्ति के स्थान पर, यानी लौकिक पृष्ठभूमि पर आ जाता है। तो इस प्रकार से दोनों में अंतर है, एक स्थायी है एक अस्थायी है। एक आनंद मिलने के बाद में आदमी संसार से विरक्त हो जाता है, दूसरा जो ब्रह्मानंद सहोदर है वो तब तक ही मिलता है जब तक व्यक्ति रसानुभूति करता है। एक जैसे अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि जो भट्टनायक है इन्होंने
जो सामाजिकता, सहृदयता, प्रेक्षक, पाठक, उसकी जो मूल समस्या थी कि रस स्थिति में उसको स्थान दिया जाए, उस समस्या का पूर्णतः निराकरण कर दिया है। भट्टनायक ने सहृदय प्रेक्षक की रस स्थिति संबंधी समस्या का पूर्णतः समाधान कर दिया है। यानी कि जो समस्या अब तक बनी हुई थी कि रस की स्थिति कहाँ पर मानी जाए, उस समस्या का इन्होंने पूर्णतः समाधान कर दिया है। और इन्होंने जो साधारणीकरण की जो स्थिति है उसके द्वारा समझाते हुए कहा है कि जो साधारणीकरण की मूल स्थिति है वो सहृदय में पाई जाती है। नट नटी के द्वारा या जो अनुकर्ता है उसके द्वारा भी उसका उतना ही जो रस का भोग किया जाता है, और अनुकार्य अनुकर्ता के अनुकार्य के जो कार्य हैं उनको अनुकर्ता के द्वारा पूर्ण रसासाधन के भोग की प्रक्रिया के द्वारा सहृदय तक पहुंचाया जाता है। तो जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में इन्होंने रस की स्थिति सहृदय में, साधारण अनुकार्य में, अनुकर्ता में, सब जगहों पर मानी है। और इन्होंने रसास्वादन की प्रक्रिया में जो 3 काव्य व्यापारों का उल्लेख किया है, भावकत्व, भोज्यकत्व और एक व्यापार, और भावकत्व व्यापार, भोज्यकत्व व्यापार, एक अभिधा व्यापार, इन 3 व्यापारों का इन्होंने उल्लेख किया है। तो 3 व्यापार हैं इनके। भट्टनायक द्वारा रस प्रक्रिया में 3 व्यापारों का वर्णन किया गया है। एक है अभिधा व्यापार, दूसरा है भावकत्व व्यापार, और तीसरा है भोजकत्व व्यापार। हालांकि जैसे इनके नामों से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि अभिधा व्यापार जो रस प्राप्ति में जिस व्यापार का प्रयोग किया जाता है, अभिधा व्यापार, यानी इसमें जो अर्थ अपने सामने आता है वो केवल शब्दार्थ होता है, शब्द के अर्थ के द्वारा जो रस की प्राप्ति की जाती है। और भावकत्व, इसमें शब्द को छोड़कर अर्थ के द्वारा या अपने भावों के द्वारा रस की प्राप्ति की जाती है। तीसरा आता है इनका भोजकत्व व्यापार। ये मानते हैं कि जब शब्दार्थ और शब्द के अर्थ से और अर्थ से हट करके जो तीसरा अल्लेही अर्थ लिया जाता है, जिसे अपन व्यंग्यार्थ कह सकते हैं, उसके द्वारा जो रस की अनुभूति की जाती है या रस का भोग किया जाता है या रस की भुक्ति की जाती है, तो उसके द्वारा भोजकत्व के द्वारा की जाती है। इस प्रकार इन्होंने अपने जो सिद्धांत है उस सिद्धांत में सबसे अधिक महत्व किसको दिया गया है? भोजकत्व व्यापार को दिया है। और ये भोजकत्व व्यापार को महत्व देते हैं, इसी कारण से इनका जो सिद्धांत है वो सिद्धांत भी भुक्तिवाद कहलाता है। इनके द्वारा
एक परिभाषा दी गई है, विभावादि द्वारा भोज्य भोजक संबंध से रस की भुक्ति, या जिसे भोग कहते हैं अपन, उपभोग भी कह सकते हैं इसे, रस की भुक्ति की जाती है, रस की भुक्ति की जाती है। और इस संबंध से, इनके भोज्य भोजक संबंध से रस की जो भुक्ति है वो इसके द्वारा, विभवादियों के द्वारा हो जाती है। विभवादि में अनुभव, विभाव, अनुभव, स्थायी भाव और संचारी भाव है, वो सारे इसमें आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो भट्ट नायक है इनका मानना है। जो भट्ट नायक है इनका जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत की जो सबसे महत्वपूर्ण स्थिति रही है वो केवल साधारणीकरण का इन्होंने प्रयोग किया है। दूसरी, इन्होंने जो 3 संबंध बताए, 3 व्यापार बताए, अभेदा व्यापार, भावकत्व व्यापार, भोजकत्व व्यापार, और कई बार परीक्षाओं में इनसे प्रश्न सीधा पूछा जाता है। तीसरी बात, सामाजिक की समस्या का पूर्णतः जो समाधान किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? भट्ट नायक के द्वारा किया गया है। इन्होंने रस की स्थिति को मूलतः किसमें माना है? सहृदय में माना है। इस प्रकार की इनकी स्थिति रही है, और अपने जो रस संबंधी विचार हैं ये इन्होंने दिए हैं। और मेरे हिसाब से मैं जहाँ तक मानता हूँ 4-5 बातें जो आपने पढ़ी है अभी तक, इन्हीं बातों से जो भट्ट नायक है इनसे संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो वो इनसे सोल्व हो जाता है, यानी हल हो सकता है। इस प्रकार आज अपन ने भट्ट नायक का अध्ययन किया, और अब कल की क्लास में अपन जो लास्ट अपने जो आचार्य बचे हैं अभिनव गुप्त, उनका अध्ययन करेंगे। और सबसे अधिक जो महत्व दिया गया है वो अभिनव गुप्त के विचारों को दिया गया है। हालांकि इन्होंने विचारों के द्वारा भी जो काव्य शास्त्र है उनमें क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, जो साधारणीकरण व्यापार के द्वारा इन्होंने स्थापित किए हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।